वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। बच्चों, आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 5 को देखेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। बच्चे, इस चैप्टर के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है, हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखेंगे कि ये क्या होती है, कौन कौन से टाइप की होती है, भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। दूसरा, हम पढ़ेंगे वन्य प्राणी के बारे में कि कौन कौन से जानवर हैं हमारे भारत में, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो अब किस तरह से ख़त्म हो रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। ठीक है, अब सोचेंगे आप जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता का अर्थ होता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही है कि जैव, पहले आप वर्ड से ही आप समझिए। ठीक है, जैव मतलब जीवित, ठीक है, और विविधता मतलब अलग अलग चीज़ें। मतलब जितनी भी हमारे पास जीवित चीज़ें होती है उसमें हम विविधता देखते हैं कि कौन से देश के पास कितनी ज़्यादा विविधताएं हैं। जैसे कृषि, फूल, पेड़ पौधे, कृषि, किसी भी जो भी जीवित चीज़ है, ठीक है, उसमें हम विविधताएं देखते हैं किस देश के पास कितनी ज़्यादा है। तो भारत जो है, 12 जो प्रमुख मुख्य देश है जैव विविधता में, उसमें भारत भी शामिल है, उसमें से एक भारत है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे जैव विविधता जो है कितनी ज़्यादा है हम देख सकते हैं कि कैसे देख सकते हैं भाई। इतने सारे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे रखे हैं। एक तरह से 47,000 हमारे पास क्या है, पौधों की प्रजातियाँ हैं। ठीक है, इतनी सारे हमारे पास पौधे पाए जाते हैं। अगर पौधों की प्रजाति में हमारी विविधताएं देखी जाए तो हम भारत जो है एशिया का चौथे नंबर पे आने वाला है देश, और विश्व में कौन से नंबर पे आता है, 10वें। इतनी ज़्यादा हमारे पास पौधों की प्रजातियाँ वगैरह हैं कि हम पूरे विश्व में 10वें स्थान पे हैं, और एशिया के अंदर देखा जाए तो चौथे स्थान पे है। ठीक है, अगर यही चीज़ हम फूलों के अंदर देखें, क्योंकि ये तो पौधों के अंदर थी, अगर हम फूलों में हमारी विविधताएं देखें तो फूलों में हमारे पास कितनी ज़्यादा है, 15,000 हमारे पास फूल है। ठीक है, अलग अलग टाइप के। और ये विश्व का अगर टोटल देखा जाए तो विश्व के फूलों का हमारे पास 6% है। और यही चीज़ अगर हम अपने जानवरों में और मछलियों में, जीव जंतुओं में, इस तरह में देखें तो हमारे पास लगभग 90,000 जातियाँ हैं जानवरों की, और समुद्र के मछली वगैरह की, ताज़े मछली वगैरह की, इस तरह के ताज़े पानी की जो मछलियाँ होती है, तो इस तरह की विभिन्न प्रजातियाँ हमारे पास कितनी है, 90,000 के पास है लगभग। ठीक है, ये सारे जो है फिक्स नंबरिंग नहीं होती, इसलिए बच्चे इसके आगे हमेशा लगभग लगाना ज़रूरी होता है। तो आप समझ गए होंगे जी जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। जो 12 मुख्य देश है उसमें से भारत भी एक है। ठीक है, जैव विविधता में हमारे पास 47,000 जो है पौधों की अलग अलग प्रजातियां हैं, जो हमारे विश्व में हम 10वें स्थान पे आते हैं और एशिया में हम चौथे स्थान पे आते हैं। इतनी ज़्यादा हमारे पास पौधों की अलग अलग प्रजातियां हैं। अगर यही फूलों में देखा जाए तो हमारे पास 15,000 प्रजातियां हैं, और विश्व में हम कौन से स्थान पे हैं, अगर हम विविधता में देखें फूलों की तो 6% पे है। 6% जो अलग अलग पौधे हैं हमारे पास है फूलों के विविधता में। ठीक है, और भारत के जो है 90,000 कम से कम जो है लगभग, वो हमारे पास है अलग अलग जानवर, ताज़े पानी की मछलियाँ वगैरह। अब हमारे जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति जैसे हमने देखा भी, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या होता है वो देखते हैं हम। ये तो हमने जान लिया कि जैव विविधता किस तरह से। अब हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ से आप समझिए कि आपका मेन चैप्टर स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला था आपको अर्थ समझेंगे, तो अर्थ देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ मतलब वो होता है बच्चे कि जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाती है ना वनस्पति, उसे कहते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए, जब बारिश का मौसम होता है आपकी छत पे भी आपने देखे होंगे कि गमले में बहुत सारे पौधे वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अपने आप उग जाती है। उस समय उन्हें पानी वगैरह भी मिलता रहता है पूरी तरह बारिश से, तो वो वहीं पर उग जाती है। फिर आप देखते हैं कुछ टाइम बाद वो फूल के या किसी और चीज़ के पौधे वगैरह लग जाते हैं, कभी मिर्ची का लग जाता है, कभी टमाटर का लग जाता है, इस तरह से। तो क्या है, अपने आप लग गया, वो आपने तो नहीं लगाया। तो प्राकृतिक वनस्पति वही होती है जो बिना मनुष्य की सहायता के अपने आप पैदा हो जाती है। ठीक है, उसी को कहते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति, क्योंकि वो प्रकृति में पैदा हुई है, प्रकृति में बनी है, उसमें मनुष्य ने कोई बीज, कोई खाद पानी नहीं डाला है। अगर हम देखें तो इसी की तरह सिमिलर, या इसी का एक नाम कह सकते हैं, अशक्त वनस्पति होती है। ठीक है, ये भी वही एक तरह से उसी का रूप है। ठीक है, लंबे समय तक जब वनस्पति पर मानव का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें हम कहते हैं अशक्त वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या होता है, मानव की सहायता नहीं होती, वो अपने आप उग जाती है। तो उसी तरह अशक्त वनस्पति भी है कि उस पर मानव का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस तरह की वनस्पति हम जंगल में देख सकते हैं, क्योंकि जंगल में जाके मानव तो खुद पेड़ पौधे नहीं उगाता अलग अलग टाइप के, वो तो अपने आप प्राकृतिक रूप से उगते हैं। तो इस तरह हम उसे अशक्त वनस्पति भी कह सकते हैं और प्राकृतिक वनस्पति भी कह सकते हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप में पैदा हुई है, वहाँ पे मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और नीचे और वो लंबे समय तक
प्रकृति जो मानव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए वो नीचे की जो अशक्त वनस्पति है वो भी कहा जा सकता है। इसी के साथ हम दो वनस्पति को और समझते हैं, देशज वनस्पति और विदेशज। जैसे कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है बच्चे, जो देशज वनस्पति है जो हमारे देश में मूल रूप से होती है भारत में, उसे हम कहते हैं कि देशज वनस्पति। बहुत सारी वनस्पति ऐसी होती है जो उसके लिए केवल हमारा जो भारत है उसकी मृदा, उसका जलवायु ही अच्छा है, वही यहीं पे उग सकती है, यहीं पे वो बन सकती है, ठीक है। तो इसलिए कुछ वनस्पति जो हमारे वहीं पे होती है उसे हम कहते हैं देशज वनस्पति। और जो विदेशज भी होती है, क्योंकि हमारे अलावा जो मान लीजिए कोई ऐसा पौधा है या कुछ भी है ऐसी चीज़ें जो यूरोप या दूसरे देश में ही उग सकती है, ठीक है, तो वहाँ के लिए वो हमारे लिए क्या है, विदेशज वनस्पति है, ठीक है, क्योंकि वो भारत से बाहर पाई जा रही है। बच्चे यहाँ पे निदेशक नहीं होगा, यहाँ पे होगा विदेशज, ठीक है, ये गलत टाइप हुआ है, विदेशज होगा यहाँ पे, इसे ठीक कर लीजिएगा आप। अगला हम देखते हैं बच्चे, अगले में हमारा यह है कि वनस्पति और जो वन्य प्राणी हैं हमारे, उस पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, वो किस किस चीज़ से प्रभाव से उनमें भिन्नता आ जाती है। मान लीजिए अब यहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, यहाँ की वनस्पति और यूरोप की वनस्पति अलग होगी, वो क्यों है, क्यों भिन्नता है। अब जो पोलर बियर है, जो वन्य प्राणी है, पोलर बियर वगैरह वन्य प्राणी में, इसके अंदर हम वन्य प्राणी मतलब वन के प्राणी, ठीक है, तो उसमें पोलर बियर वगैरह सबको ही आएंगे, ठीक है। तो पोलर बियर्स वगैरह है तो वो वहीं पे क्यों पाए जाते हैं, सिर्फ पोल्स में ही क्यों है, वो हमारे भारत में क्यों नहीं है, या वो ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है, इस तरह से हम कह सकते हैं ना। इसका कारण क्या है, ये विभिन्नता क्यों है, तो इसका कारण हम देखते हैं दो रूप में। पहला है हमारा धरातल कारण, ठीक है, धरातल अलग अलग होता है इसलिए। दूसरा है जलवायु, कैसे है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए जैसे मैंने धरातल का एग्जाम्पल दिया, इसको वनस्पति के रूप में मैं आपको समझाती हूँ। धरातल में देखिए, कुछ वनस्पतियाँ ऐसी होती है जो केवल उसी क्षेत्र में उग सकती है। जैसे आप मान लीजिए खजूर का पेड़ है, ठीक है, खजूर का जो पेड़ है आप जानते होंगे, ये जो है ज़्यादातर हमारे जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहीं पे उगता है, ठीक है। तो वो क्या है, उस तरह का धरातल चाहिए उसे, वो वहीं पे उग सकता है, इसलिए प्रभाव पड़ रहा है धरातल का। इसी तरह अगर हम देखें ना, नारियल का पौधा है, तो वो जहाँ हमारा नारियल का पेड़ वगैरह है, तो वो क्या है, हमारे तटीय इलाकों में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उस तरह की उसे जलवायु मिल जाती है, उस तरह का धरातल मिल जाता है, तो वो वहीं पे होता है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं वनस्पति में और वन्य प्राणियों में अंतर होता है। अगर इसको हम मृदा के रूप में मैं आपको समझाऊँ तो मृदा में भी यही चीज़ आ जाती है बच्चे, सेम, कि हर जगह का धरातल अलग है तो मृदा भी अलग है। जो चीज़ हमारी, कोई चीज़ ऐसी होती है वनस्पति जो पहाड़ी इलाकों में होती है, ठीक है, तो वो जो है रेगिस्तान में कैसे हो जाएगी। कोई ऐसी चीज़ें होती है जो रेगिस्तान में होगी तो वो वहाँ तटीय इलाकों में कैसे हो जाएगी। तो अलग अलग वनस्पति के लिए हमें अलग अलग मृदा की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो है मृदा के आधार पे, भूभाग, धरातल, इन सब के आधार पे हमारे अलग अलग भिन्नता आ जाती है, क्योंकि मृदा हर जगह सेम नहीं है, भूभाग हर जगह सेम नहीं है। इसलिए अगर हम इसी को थोड़ा सा जलवायु के कॉन्टेक्स्ट में समझ के देखें तो बच्चे, एक एग्जांपल मैं आपको जलवायु का भी बताती हूँ। देखिए अब जलवायु में आप वही पोलर बियर वाला पहले एग्जांपल देख लीजिए कि जलवायु अलग है तो इसलिए वो अलग है। यहाँ पे ठंड नहीं है, वो ठंड में ही रह सकता है पोलर बियर, ठीक है, तो इसीलिए तो भाई वो ठंड में वहीं पे रह रहा है, वो गर्मी में रह ही नहीं सकता, उसके लिए वो जगह बनी नहीं है, तो कैसे रह जाएगा। तो इसलिए देखिए जलवायु के हिसाब से अंतर आ गया। इसी तरह वनस्पति में भी है, जो वनस्पति ठंडे क्षेत्र में ही बन सकती है, वहीं पे मतलब उग सकती है, तो वहीं पे वो उगेगी, वो उसके लिए दूसरा क्षेत्र तो बिल्कुल बेकार है। अगर इंसान जो है जितना टेम्परेचर सह सकता है उतने में ही रहेगा, ठीक है। उससे अगर आप अलग टेम्परेचर पे ले जाएंगे उसे, कहते हैं कि इंसान जो है 50 डिग्री से ज़्यादा जो है नहीं सह सकता है। आपने भी देखा होगा कि 45 डिग्री तक गर्मी पहुंच जाती है तो कितनी ज़्यादा हमें गर्मी लगने लग जाती है, बिल्कुल लू चलने लग जाती है, ये समझिए बिल्कुल जलने वाली हालत। तो उसी तरह इंसान जो है 50-55 इतने जो है नहीं सह पाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अगर आपको बिल्कुल सूरज के सामने ले जा दिया जाए ऐसी जलवायु में, इतनी गंदी जगह, तो आपके बिल्कुल रह जाएंगे वहाँ पे, आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, मरने लायक हालत है। तो उसी तरह ये विभिन्नता क्यों है वनस्पति में और वन्य प्राणियों में, सिर्फ और सिर्फ धरातल और जलवायु की वजह से। जो धरातल के ही दो पार्ट है, मृदा और भूभाग, ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि कैसे। यहीं पे अगर हम जलवायु का भी देखें तो जलवायु के अंदर कैसे तापमान अलग अलग मिलता है, भाई हर जगह पे अलग अलग तापमान है, इसलिए विभिन्नता है। वर्षण भी भाई अलग अलग है। आप जानते होंगे कि जो चावल की खेती होती है उसके लिए वर्षा बहुत ज़्यादा चाहिए, तो चावल ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे वर्षण बहुत ज़्यादा होता है। सूर्य का प्रकाश भी इसी तरह प्रभावित करता है। आई होप बच्चे आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ तक।
अब आगे देखते हैं, जो मनुष्य है वहाँ उसके लिए वन किस लिए उपयोगी है, किस कारण से हमें, मतलब एक तरह से हम वनों की यहाँ पे विशेषता बताएंगे कि वन हमारे लिए कैसे कैसे उपयोगी है। पहला है कि वन जो है नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है नवीकरणीय संसाधन कैसे, बिल्कुल नवीन बनते रहते हैं। आप एक वन काटिए, एक पेड़ काटिए, दूसरा पेड़ लगा दीजिए, इस तरह से जो है नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा ये कह सकते हैं हम कि वातावरण में गुणवत्ता बनाए रखता है, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, गुणवत्ता तो बनाता ही है, बिल्कुल सही है ये चीज़। मृदा अपरदन को रोकता है, स्थायी जलवायु बनाता है, नदियों की धारा वगैरह पर नियंत्रण रखता है। आजकल मृदा अपरदन क्यों हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि कहीं पे भी पेड़ है ही नहीं, तो जो मृदा अपने साथ जो नदियां हैं वो अपने साथ मृदा लेके चलती हैं, तो कहीं पे पेड़ है नहीं तो उसे कोई रोकता ही नहीं है, बिल्कुल आगे आगे चलती जाती है वो, जिसकी वजह से कई बार बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है बच्चे, बिल्कुल सही बात है। ये आधार कैसे है, बहुत सारे उद्योग, जैसे कि अगर आपके जो है जिस नोटबुक में आप लिख रहे हैं नोट्स वगैरह, ठीक है, तो ये जो है नोटबुक आपकी कैसे आई है, पेड़ों से आई है। पेड़ों का जो है उद्योग जो चल रहा है, पेड़ों से जो आपकी कॉपी बनाने का कैसे चल रहा है, किसी उद्योग से तो चल रहा है, तो ये उद्योग का आधार है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो इसका कोई बेस है ही नहीं। उसी तरह अगर आप फर्नीचर वगैरह देखें तो किससे बनते हैं, लकड़ी से, तो उसके लिए भी जो है क्या है, पेड़ हमारा आधार है उस उद्योग का भी, ठीक है, फर्नीचर का। तो इसी तरह बहुत सारे उद्योग हैं जो किस पे आधारित है, हमारे वनों पे। कई समुदाय की जीविका चलती है, बिल्कुल सही बात है। आज भी बहुत सारे समुदाय है जो पूरी तरह से वनों पे आश्रित है। हमारे मनोरंजन का भी साधन है बिल्कुल। आप जाते हैं हिल स्टेशन वगैरह पे, वहाँ पे देखते हैं, तो ये मनोरंजन का भी साधन बन जाता है, और पवन और तापमान को भी नियंत्रित करके रखता है। वो समय समय पर वर्षा लाने पे भी वन जो होते हैं सहायक होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी मृदा, जो हमारे वन है और मृदा है, ये वन्य प्राणियों का आश्रय है। बिल्कुल सही बात है। जो मृदा अपरदन हो रहा है, हमारे पेड़ दिन पे दिन कटते जा रहे हैं, उससे क्या है, वन्य प्राणी बहुत सारे बेघर होते जा रहे हैं। अब ये तो हमने देख लिया एक तरह से वनों की विशेषता क्या है। अब हम देखेंगे वनों का दोहन कैसे हो रहा है, किस कारण, क्या है मेजर कारण, ठीक है। पहले है कि कृषि की बहुत ज़्यादा अधिक मांग बढ़ रही है। कृषि की मांग क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है, कृषि की मांग भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और उस बढ़ती मांग को किसान पूरी करने के लिए क्या करता है, जल्दी जल्दी फसल का जो वो सोचता है कि जल्दी हो जाए। जो 4 महीने में फसल आने वाली है वो 2 ही महीने में आ जाए काश। इसके लिए वो अलग अलग जो है कीटनाशक वगैरह का उपयोग करता रहता है। इससे क्या होता है, हमारी भूमि का भी बिल्कुल हाश हो रहा है। तो ये क्या है, सारी दिक्कत किसकी वजह से हो रही है भाई, कृषि की अधिक मांग है, इसकी वजह से वन की कटाई भी करते जा रहा है, और कृषि भूमि के लिए कि और जहाँ पे पेड़ है भाई, इन पेड़ों को भी काटो, यहाँ पे मैं कृषि करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, इस तरह से उद्योगों का विकास, जो लोग हैं उनमें उद्योगों का विकास करने की लालसा बढ़ती जा रही है। उद्योगों का विकास करने के लिए उन्हें जगह चाहिए, तो क्या करते हैं, वो पेड़ को काट देते हैं। शहरीकरण की जो परियोजना वगैरह है उसके लिए भी लोग शहर बनाने की सोचते हैं, अलग अलग फ्लैट्स वगैरह अच्छी जगहों पे बनते हैं। तो कैसे बनते हैं फ्लैट्स वगैरह, वो वहाँ के जो पेड़ वगैरह है उन्हें काट के जो पशु है उनके चारे की व्यवस्था करने के लिए भी जो है वनों का दोहन हो रहा है। जो सन 2003 में जो हमारा एक इंडिया का सर्वे जैसा देख सकते हैं आप कि इंडिया में एक सर्वे जैसा हुआ, उसमें सर्वे में ये बताया गया कि 2003 में जो वन है हमारे पास कितने 68 लाख है, ठीक है, 68, ठीक है, 68 लाख या 68 लाख, ठीक है। जो 68 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे पास पेड़ है, मतलब इतनी हमारे पास जगह है, ठीक है बच्चे, इतनी हमारे पास जगह है जहाँ पे हम पेड़ वगैरह उगा सकते हैं, इतनी हमारे पास जगह है, ठीक है। लेकिन ये जगह पूरी तरह से यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि बहुत सारी जगह पे तो मरुस्थल आ जाता है, ठीक है, मरुस्थल है तो वहाँ पे वही पेड़ वगैरह नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी जगह हिमालय है, हिमालय पे भी उतने ज़्यादा नहीं हो पाते, क्योंकि मतलब जहाँ बर्फ़ है बिल्कुल हिमालय पे, वहाँ पे भी नहीं हो पाते पेड़। तो इसकी वजह से क्या है, हमारी जो प्राकृतिक जो हमारी वनस्पति है उसका ह्रास होते जा रहा है। क्योंकि जितना बड़ा, कहने को तो हमारे पास क्षेत्र कितना बड़ा है 2003 में सर्वे के हिसाब से 68 लाख, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा क्षेत्र होने के बाद भी हमारी उतनी प्राकृतिक वनस्पति नहीं है उस पर। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमारा मरुस्थल आ गया है, बहुत सारी जगह हमारी हिमालय की जगह आ गई है, तो भाई वहाँ पे तो पेड़ पौधे वगैरह इतने ज़्यादा हो नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से हमारे पास जितनी प्राकृतिक वनस्पति होनी चाहिए थी उतनी उत्पन्न नहीं हो पाती, ठीक है। और जहाँ पे भी हो रही है, शेष भाग में जहाँ पे भी हो रहे हैं उसके वो भी खत्म होती जा रही है दिन पे दिन। क्यों हो रही है, क्योंकि भाई मानव का हस्तक्षेप होता जा रहा है। या तो मानव अपने फायदे के लिए हस्तक्षेप कर रहा है, या शहरीकरण की वजह से करते जा रहा है, या मतलब मानव का हस्तक्षेप होते जा रहा है किसी ना किसी तरह से। तो वहाँ पे भी भूमि का जो है ह्रास होते जा रहा है, और वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति दिन पे दिन कम होती जा रही है।
अब हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति। हमने समझ ली भाई क्या है उसका, पहले हमने देख लिया अर्थ क्या है प्राकृतिक वनस्पति का, उसके बाद देख लिया हमने प्राकृतिक वनस्पति यानी इसका क्या महत्व है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति के अंदर वही हमारे पेड़ पौधे बच्चे सब कुछ आते हैं, आप कुछ अलग से मत समझिए जैसे कि क्या आ गया, मतलब हमारे पेड़ ही समझिए आप कि पेड़ जंगल वन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने देख लिया उसका उपयोग क्या है, उसको कैसे ख़त्म हो रहे हैं दिन पे दिन। ठीक है, अब हम देखेंगे उसके टाइप्स क्या है। जो इसके टाइप्स है वो हम 5 देखेंगे अभी। ठीक है, पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है हमारा उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, चौथा है हमारा मैंग्रोव वन और पांचवा है पर्वतीय वन। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा बिल्कुल ये वर्ड्स देख के कि पता नहीं इतने ज़्यादा टफ है, इनके अंदर क्या होगा, लेकिन अभी आप 5-7 मिनट आगे वीडियो देखिए, बिल्कुल आपको ये टिप्स पे याद हो जाएंगे। पहला है हमारा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। आपको कुछ नहीं देखना, बुक भी आप बिल्कुल मत पढ़िए, बस इतना समझिए कि उष्ण कटिबंधीय को छोड़िए वर्ड को, सिर्फ सदाबहार वन, इतना इस वर्ड को देखिए। सदाबहार वन का मतलब क्या है, इस वर्ड से आपको समझ में क्या आ रहा है, सदाबहार। सदाबहार इसी शब्द से आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। सदाबहार का मतलब क्या है, हमेशा बाहर रहने वाले। ठीक है, ये हमेशा बाहर कैसे रहेगी, जब उसके पत्ते नहीं झड़ेंगे। तो इस वन के जो हमारी वन जो ये इस टाइप के वन होते हैं, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हमारे, इसके जो वन है पेड़ है वो अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, पूरे साल भर अब उनके पास पत्ते रहते हैं, पूरे साल भर पत्ते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई न्यूट्रिशन पूरे साल भर चाहिए। न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, मेन पानी से। तो यहाँ कौन सी जगह पे होते होंगे, सदाबहार वन, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता होगा वहाँ पे हमारे सदाबहार वन है। हमेशा बाहर रहती होगी, पत्ते बहुत कम गिराते होंगे, बहुत ज़्यादा बाहर रहती है, पेड़ होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, सूर्य की रोशनी थोड़ी कम आ पाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है हर टाइप के वन पाए जाएंगे, मतलब यहाँ पे हर टाइप के आपको छोटे बड़े हर साइज़ के यहाँ पे आपको जो है पेड़ पौधे मिलेंगे। ये सारी इसकी विशेषता हो गई। देखो आपको एक वर्ड से ही, सदाबहार वन से ही कितनी सारी विशेषता पता चल गई। अभी मैंने नीचे का कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आपको इसी शब्द से कितनी सारी चीज़ें बता दी है। अब आपको इसमें याद क्या रखना है सिर्फ कि इस पेड़ जो इस टाइप के वन होते हैं सदाबहार वन, वहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं, और वहाँ के मुख्य वृक्ष कौन से। बस आपको 3 चीज़ें याद करनी है, उसके अलावा मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। देखिए मैं अभी पढ़ूंगी तो आपको नीचे का आपको लगेगा मैम बिल्कुल आपने जो समझाया है वही चीज़ें। यह भारत के पश्चिमी तटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए मैंने बोला था ना कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे अधिक पानी होगा, क्योंकि सदा बाहर रहते हैं तो हमेशा अगर बाहर रहेगी तो पानी की तो नीड है, तो पानी की नीड कहाँ से पूरी होगी, पश्चिमी जो घाट होते हैं वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मिलता रहता है, क्योंकि घाट का इलाका है, पानी तो रहेगा समुद्र से, तो वहाँ से इन्हें पानी मिलता रहता है, तो ये हमेशा सदाबहार रहते हैं। तो कौन से क्षेत्र में होंगे, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, वहाँ पे रहते हैं। साधारण शब्दों में हमें कह सकते हैं कि जहाँ अधिक पानी की आवश्यकता होती है, वर्षा होती है, उस क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और वो स्थान कौन से भारत में, लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु के तट। आप कहेंगे मैम जो ये तटीय इलाके हैं वो तो नीचे है, असम कहाँ से आ गया यहाँ पे। तो इसमें बच्चे असम देखिए कैसे आया, जो मैंने आपको पहले भी समझाया है इससे पहले वाले चैप्टर में कि यहाँ पे क्या है, हमारे हिमालय है। ठीक है, हिमालय पर्वत क्या करता है, यहाँ से आगे बादलों को जाने नहीं देता, बिल्कुल खड़े हो जाता है यहाँ पे। तो ये उसकी वजह से क्या होता है, बादल टकरा के वापस जाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे असम पे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, क्योंकि बादल आगे तो जा नहीं पा रहे, जो जितनी वर्षा है वो सारी वहीं पर गिराते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे असम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। और असम से तो हमारी अफवाह चैप्टर में हमने पढ़ा है कि वहाँ से नदियाँ भी होकर गुजरती है, तो इसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा पानी है, तो सदाबहार वन वहाँ पे है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और वर्ष भर बिल्कुल हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनका नाम सदाबहार वन हो गया। यहाँ पे जो है अगर जाहिर सी बात है किसी इंसान को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ अच्छी होगी भाई। तो उसी तरह यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो 60 मीटर से भी ऊंचे लंबे होते हैं। 60 मीटर तो मतलब उनकी एवरेज ऊंचाई कह सकते हैं हम, उससे भी लंबे लंबे होते हैं। अब ये जो है बिल्कुल वर्ष भर जो है गर्म रहते हैं, आर्द्रता में रहते हैं। जो यहाँ पे वन पाए जाते हैं वो कौन कौन से वन होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं, झाड़ियाँ भी होती हैं, लताएं भी होती हैं, मतलब एक तरह से हर टाइप के यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं पाए जाते हैं। ये सदा जो वर्ष भर है ये हरे भरे रहते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे जो वृक्ष है, अब मैंने बोला था ना आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। तो वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, पहला है आबरूस, महोगनी के पेड़ होते हैं, रोजवुड के होते हैं, रबड़ और सिकोना। ये 4-5 आपको बस नाम याद रखने कि सदाबहार वन में कौन कौन से मुख्य वृक्ष होते हैं।
फिर हम जानवर देखते हैं। जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? हाथी, बंदर, लंगूर और हिरण, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और पक्षी कौन से? चमगादड़ और जो अंडे देने वाले जीव होते हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं। यहाँ पे अंडे मिसिंग हो गया बच्चे, अंडे लिख लेना, ठीक है। जो अंडे देने वाले जीव हैं वो पाए जाते हैं, चमगादड़ तथा अंडे देने वाले जीव पाए जाते हैं। इस तरह से होगी लाइन। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे जो है ये आपने बोला, सोचा होगा कि मैम आपने एक लाइन छोड़ दी, लेकिन छोड़ी नहीं बच्चे, आपको समझाने के लिए रखी है वो। जो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये जो एक सींग वाला जो गेंडा है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? हमारे असम में और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह आप इसे हमेशा याद रखिएगा कि एक सींग वाला जो गेंडा होता है वो असम में और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये आगे भी क्वेश्चन बनेगा और आपके लिए आगे की क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है। आई होप बच्चे आपको सदाबहार वन के बारे में तो सारी चीज़ें बिल्कुल टिप्स पे याद हो गई होंगी। अब हम अगले वन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। पर्णपाती वन से आपको हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये है कुछ टाइम के लिए तो अपनी पत्तियां गिराते होंगे, ये पर्णपाती वन, ठीक है। तो ये वो वाले पेड़ होते हैं जो अपनी पत्तियां कुछ टाइम के लिए गिरा रहे हैं, ठीक है। यही पेड़ जो है हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा भाग में हमारे पर्णपाती वन है। ये इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं क्योंकि मानसून के हिसाब से चलते हैं। जब मानसून हुआ उस समय बिल्कुल हरे भरे रहे, बाकी टाइम पे अपनी पत्तियां झाड़ दी, इस तरह के वन है। तो ये कौन से क्षेत्र में होती है? जहाँ 70 से लेकर 200 मीटर तक वर्षा पाई जाती है होती है, वहाँ पे ये वन होते हैं। अब इनको ना डिवाइड कर दिया है किससे? जल की उपलब्धि के आधार पे इन्हें दो भाग में कर दिया। एक है शुष्क पर्णपाती वन, दूसरा है आर्द्र पर्णपाती वन। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले हम देखते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। जो आर्द्र पर्णपाती वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहाँ पे हमारे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से हमारे क्षेत्र हैं ऐसे भारत के? कौन कौन से राज्य है? गिरिपथ प्रदेश ऐसे है, यानी गिरिपथ जो है हिमालय का जो गिरिपथ का क्षेत्र है वो हमारा ऐसा है। झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, जो छत्तीसगढ़ का पश्चिमी घाट का इलाका है, पूर्वी ढाल है, वहाँ पे ये सारे जो क्षेत्र है वहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जो सोगान है वो मुख्य वन है, ठीक है। इन प्रजातियों का जो सोगान है वो पर्णपाती में ही मेन है। वो आप देखेंगे आर्द्र पर्णपाती में भी प्रमुख वृक्ष के रूप में आया है, और जो है अभी आगे पढ़ेंगे आप शुष्क पर्णपाती वन, वहाँ पे भी प्रमुख वृक्ष के रूप में सामने आता है, ठीक है। इसके अलावा भी तो वन होते होंगे वहाँ पे, मतलब अलग अलग वृक्ष होते होंगे, भाई एक ही थोड़ी होगा पूरे उसमें। कौन कौन से है? बॉस, साल, शीशम, चंदन, रवाए, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत, ये सारे पेड़ हैं, ठीक है। अगर आपको ये जो नाम है ये याद नहीं होते तो आप दो चार भी याद रख सकते हैं। जैसे चंदन की लकड़ी, तो चंदन तो हमने सुना ही है, ठीक है। शीशम सुना ही है बिल्कुल। साल जो है सुना है, ये बिल्कुल सुना हुआ नाम है आपके लिए। सहतूत का पेड़, तो ये बिल्कुल, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3-4 याद कर लीजिए और आगे आदि लिख दीजिए, ठीक है। ये जो है व्यापारिक महत्व के प्रजाति है क्योंकि इनका आपने सुना बिल्कुल देखा ही होगा, चंदन की लकड़ी के लिए जो चंदन का पेड़ होता है उसको काटते हैं, तो ये व्यापारिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब आगे देखते हैं हम शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। शुष्क पर्णपाती वन में क्या होता है? 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, ठीक है। ये कौन से क्षेत्र है हमारे भारत के? ये है हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और बिहार के मैदान का क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? मैंने बोला था ना, सोगान आपको यहाँ पे भी दिखेगा और वहाँ पे भी, मतलब आर्द्र पर्णपाती वन में भी और शुष्क पर्णपाती वन में भी है, ठीक है। जो शाल है वो यहाँ पे भी है, पीपल, नीम, ठीक है। ये सारे इसके वृक्ष हैं। जानवर कौन से? सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी, ये सारे इसमें जानवर पाए जाते हैं। पक्षी कौन से? छिपकली, सांप, कछुए, ये सारे यहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं। अब जो देखिए ये सारी तो इसकी विशेषता जैसी बता दी। अब ये एक लाइन जो है इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से बता रखा है कि ये पेड़ पाए तो जाते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार के जो इलाके पठारी क्षेत्र वगैरह में, लेकिन अब दिन पे दिन क्या हो रहा है? ये वन कम होते जा रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि लोग इन्हें काट रहे हैं, कृषि के यूज़ के लिए इनका सफाया होते जा रहा है और पशुचारण के लिए भी इनका प्रयोग करते जाते हैं, तो इसकी वजह से ये दिन पे दिन कम हो रहे हैं पेड़। अब आ जाते हैं हम अगले पेड़ के ऊपर, ठीक है। अगले हमारी कौन कौन सी टाइप है, तो वो कौन सी है? कटीली झाड़ियाँ तथा वन। अब इसमें आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, कटीली झाड़ियाँ तथा वन। जो कटीली हमारी झाड़ियाँ हैं, यानी ये आपको इमेज से दिख रहा है बिल्कुल कि ये रेगिस्तान में होते होंगे, इन्हें पानी भाई कम चाहिए होगा, और ये अगर रेगिस्तान में हो रहे हैं पानी कम चाहिए तो भाई पत्तियाँ छोटी होती होंगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो करती नहीं, वाष्पीकरण वगैरह इनका प्रोसेस नहीं है, ज़्यादा पानी होता ही नहीं है तो।
और इनकी क्या होती है, जो जड़ें हैं वो ज़्यादा अंदर तक जाती होंगी पानी की तलाश में। तो आप इतनी चीज़ तो आपने ऐसे ही देख लिया, बिल्कुल नाम से आपने पहचान लिया भाई इतनी सारी चीज़ें। तो जिन क्षेत्रों में हमारी 70 मीटर से कम वर्षा होती है ना, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं हमारे वन, ठीक है। और इन जो कम वर्षा हमारे कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन से क्षेत्र है हमारे, सबसे पहले तो राजस्थान आ जाता है, गुजरात आ जाता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के जो शुष्क क्षेत्र है वो। अब आप सोचेंगे कि मैम उत्तर प्रदेश तो अभी पीछे भी था, वहाँ पे तो सही वर्षा हो रही थी, वहाँ पे तो पर्णपाती वाले वन थे। तो बच्चे इतना बड़ा क्षेत्र है तो कोई ना कोई क्षेत्र तो ऐसा होता होगा ना उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती होगी। तो वही वाले क्षेत्र में क्या है, वहाँ पे पर्णपाती वन की बजाय कटीली झाड़ियाँ वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो इतनी चीज़ आपने देख ली, भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है और वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अब ये कटीली झाड़ियाँ है तो ऐसा थोड़ी झाड़ी होगा भाई, वहाँ से भी तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट मिल सकता है ना, अच्छी अच्छी फसलें, जैसे खजूर की जो फसलें हैं वो वहाँ से होती हैं, प्रजातियाँ जो हैं। और कौन सी, नागफनी है, अकासिया, यूफोरबिनिया, ठीक है। ये सारी हमारी जो वहाँ से मिल जाती है। अब वन जो होते हैं, जो यहाँ के वन होते हैं, वो वृक्ष जो होते हैं बिखरे हुए होते हैं, कोई भी पास नहीं होता। देखिए आप खुद देखिए यहाँ पे भी कितनी दूर दूर है, लेकिन अगर ये आप किसी और में देखेंगे तो वहाँ पे पास पास होते हैं पेड़, यहाँ पे दूर दूर होते हैं। अब दूर दूर होते हैं तो इनकी जड़ें जो होती है बिखरी हुई होती है, लंबी जड़ें होती है। क्यों होती है, जल की तलाश में ये जड़ें जो है अंदर तक जाती रहती है। और पत्तियाँ जो होती है इनकी छोटी होती है, क्यों, क्योंकि इन्हें वाष्पीकरण तो करना नहीं होता इसलिए। जो शुष्क भाग होते हैं वहाँ पे झाड़ियाँ और कटीले पेड़ पौधे ये पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अगले टाइप पे बढ़ते हैं मैंग्रोव वन पे। जो मैंग्रोव वन है वो कौन से होते हैं, जो मैंग्रोव वन होते हैं ना हमारे, इसको देखिए आप, अगर नाम को नहीं पकड़ पा रहे ना तो इसके बारे में हल्का से चीज़ें बस आप ये मेरे ध्यान रख लीजिए थोड़ी सी, कि मैंग्रोव वन जो है तट के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये आधे डूबे हुए होते हैं पानी में। इतना याद रख लीजिए बस, मैंग्रोव वन वाले वन होंगे जो आधे पानी में डूबी हुई है इनकी जड़ें। आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आधे पानी में डूबी हुई है तो इससे आपको पता चल जाएगा जो तट के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तटवर्ती जो ये क्षेत्र है वहाँ पे पाए जाएंगे हमारे मैंग्रोव वन। और उससे क्या होगा, जो अगर तट का क्षेत्र है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है ज्वार भाटा तो आता रहेगा। जो ज्वार भाटा आने की वजह से क्या है, मिट्टी और बालू जो है अपने साथ एकत्रित करता रहता है, तो मिट्टी और बालू इस पर आ जाता है। और घने मैंग्रोव वन जो है एक प्रकार की वनस्पति है, जो पौधे जो है वो पानी में डूबी रहती है इनकी जड़ें, ठीक है। जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, ये जो पेड़ है इसकी आधी जड़ें जो है पानी में डूबी हुई है, इस तरह की वनस्पति होती है। ये कौन कौन से क्षेत्र पे होते हैं, मैंने जैसे बताया था आपको तटवर्ती क्षेत्र। अब तटवर्ती कौन से क्षेत्र है, बिल्कुल एग्जैक्ट बताया गया है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। जो इन सब के जो डेल्टा वाले भाग है वहाँ पे वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा जो है सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है हमारा सुंदरवन डेल्टा बनाता है, वहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जो मजबूत लकड़ी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष हैं जिन्हें मजबूत लकड़ी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वो सुंदरी जो वृक्ष है यही मैंग्रोव वन का ही पार्ट है। और कौन कौन से होते हैं इसके अलावा अगर हम देखें तो नारियल, ताड़ का पेड़ हो गया, एगार हो गया, ये सारे वृक्ष भी पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे जैसे असम वाले क्षेत्र में क्या है, सदाबहार वन में हमारे कौन पाया जाता था, एक सींग वाला गेंडा था, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या है, रॉयल टाइगर जो है, रॉयल बंगाल टाइगर वो पाया जाएगा, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध जानवर है, आपको ये भी याद रखना है। जैसे आपको एक सींग वाले गेंडे का याद रखना है, उसी तरह रॉयल बंगाल टाइगर का भी याद रखना है आपको हमेशा, कि ये जो है यहाँ पे मैंग्रोव वन वाले इलाके में पाया जाएगा हमारे। आजकल जो है इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो रखी है, बिल्कुल विलुप्त होने वाली ऐसी प्रजाति पे आगे संकट चल रहा है, इन पे संकटग्रस्त में है कि अगर इनका जो है अगर देखभाल नहीं की गई तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको मतलब ये याद रखना है। इसके अतिरिक्त कौन कौन से, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाली घोड़े वगैरह ये सारे भी जो है जंगलों में पाए जाते हैं जानवर। अब अगला देखते हैं हम पर्वतीय वन। पर्वतीय वन नाम से समझ में आ रहा है पर्वत पे वन होते होंगे, बिल्कुल ये शंकुधारी टाइप के होते होंगे। जितनी ऊंचाई के साथ बढ़ते जाएंगे उतना अंतर दिखता जाएगा इनके वनों में। ये जो है इन्हें जो है जैसे हमारे पर्णपाती वन को पानी के बेस पे डिवाइड कर दिया गया था कि जल ज़्यादा जहाँ पे है वो आर्द्र में हो गया, जहाँ कम है वो शुष्क पर्णपाती वन में हो गया। उसी तरह यहाँ पे ना ऊंचाई के बेस पे थोड़ा थोड़ा सा बता दिया गया है,
ठीक है। तो 1000 से 2000 की मिटाई जो मीटर की ऊंचाई होगी ना बच्चे, उसमें होंगे हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, 1000 से 2000 की ऊंचाई पे हमारे होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय वन। यहाँ की जो पत्तियाँ होंगी, जो हम इसमें जो पत्तियाँ होती हैं, ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्ष की प्रधानता है। इस जो इसकी पत्तियाँ होती है, पत्तियों के बेस पे अगर हम देखें तो ओक और जो चेस्टर है, ये जो है वृक्ष की प्रधानता है। 1000 से 2000 के वाले में बताया गया है ये, ठीक है। और ये देख लिया हमने एक टाइप की 1000 से 2000 मीटर वाली ऊंचाई। इससे भी ऊपर ऊंचाई में अगर जाएंगे तो 1500 से 3000 की जो हमारी ऊपर ऊंचाई है मीटर की ऊंचाई में, तो वहाँ पे क्या है, शंकुधारी वृक्ष पाए जाएंगे। शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं, हमारे वन होते हैं, तो वहाँ पे कौन से पेड़ हैं, देवदार का पेड़, स्वीडन का, और सिल्वर फर, ठीक है। ये आपको मिलेंगे शंकुधारी के अंदर। आपको याद रखना है कि शंकुधारी वृक्ष जो होते हैं हमारे पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। ये 1500 से 3000 की मीटर की जो ऊंचाई होती है वहाँ पे मिलते हैं। कौन कौन से इसमें वृक्ष इंपॉर्टेंट है, स्वीडन है, देवदार है और सिल्वर फर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यह वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों पे मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर हिमालय पे है, दक्षिणी ढलान जो है वहाँ पे मिलेंगे, और दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत में अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, इधर के क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिण में हिमालय के दक्षिणी ढलानों में मिल जाएंगे आपको, और इधर उत्तर पूर्व में मिलेंगे ये सारे। अब बता दिया है कि 3600 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, और इन वनों की अब धीरे जो स्थान है वो अल्पाइन वनस्पति ने ले लिया गया है, ठीक है। जैसे जैसे हिमरेखा के आप निकट पहुंचते जाएंगे, जो वन का आकार है वो छोटा होते जाएगा। अब यहाँ तक हमने जो है वनों के बारे में सारी चीज़ें जान ली है। हमारी प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, ठीक है, और उसका हमारे लाइफ में क्या है, क्या योगदान है, कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम कैसे उसका ह्रास कर रहे हैं, ये भी देख लिया हमने। टाइप्स भी देख लिए 5। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है था पर्णपाती वन, तीसरी थी कटेले वन तथा झाड़ियाँ, चौथे हमारे मैंग्रोव वन, और 5वें पर्वतीय वन। सदाबहार वन जो है, आपको नाम से बिल्कुल अच्छी तरह चीज़ें याद हो गई होंगी, हमेशा बाहर रहने वाले, पानी ज़्यादा चाहिए उन्हें, ठीक है। दूसरे हमारे पर्णपाती वन में मौसमी वन भी कहते हैं जिन्हें, क्योंकि उन्हें कभी ना कभी वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, मानसून के टाइम पे बिल्कुल हरे भरे रहते हैं, ठीक है। उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन। तीसरा था हमारे कटीली झाड़ियों के नाम से भी आपको याद हो गया होगा, बिल्कुल रेगिस्तान में मिलेंगे, यानी राजस्थान, ये गुजरात के, ये मध्य प्रदेश के, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ पे मिल जाएंगे। बिल्कुल दूर दूर वृक्ष होते हैं, जड़ें ज़्यादा अंदर तक जाती है। वहाँ पे प्रमुख कौन से होती है, खजूर की खेती ये होती है। इसी तरह से मैंग्रोव वन कौन से होते हैं, मैंग्रोव वन जो होते हमारे पानी के पास पाए जाने वाले तट के क्षेत्र के, वो होते हैं। आधे जड़ उनकी पानी में डूबी रहती है, ठीक है, पानी में अंदर आधी जड़ डूबी रहती है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे कौन कौन से क्षेत्र पे होते हैं, तट वाले। तो तट के पास रहने की वजह से क्या होता है, ज्वार भाटा आता रहता है, अपने साथ बालू मिट्टी वगैरह लाता रहता है और उनके ऊपर बिखेरता रहता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी मैंग्रोव वन के अंदर। और उसके बाद आता है हमारा लास्ट जो था पर्वतीय वन जो होते हैं पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये ऊंचाई के आधार पर डिवाइड है। 1000 से 2000 वाले होते हैं, कुछ मीटर की ऊंचाई पे अलग वन पाए जाएंगे आपको। 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे अलग वन है। अगर 3600 यानी 3600 की ऊंचाई पे जाएंगे तो आप वहाँ पे अलग है, ठीक है। 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है। 3 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है उसमें अलग अलग है। जैसे कि हमने 1500 से 3000 जो मीटर की ऊंचाई वाले हैं, वहाँ पे कौन से वन पाए जाएंगे हमारे, जो हम कहते हैं कि शंकुधारी वन, ठीक है। शंकुधारी जो वन जिन्हें हम कहते हैं, तो वो पाए जाएंगे। उसमें कौन से, देवदार जो है मुख्य है, सिल्वर फर जो है मुख्य है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इस तरह से हमने पीछे का जो है मैंने आपको एक बार बोल के रिवाइज भी करा दिया, ताकि आपको एक बार रिमाइंड हो जाए। अब हम आगे देखेंगे वन्य प्राणी के बारे में। वन्य प्राणी जो है, अब इनमें हम सबसे पहले ये देखेंगे वन्य प्राणी में विविधता कितनी ज़्यादा है हमारे भारत में, कितने अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो हमारे जो जीव हैं लगभग कितने, यहाँ पे भी देखिए हर चीज़ में लगभग लगाया गया है, ठीक है। तो आपको भी इस तरह पेपर में लिखेंगे ना, तो लगभग लगा देंगे, तो 1-8% अगर ऊपर नीचे अगर आपको एग्जैक्ट नंबर याद भी नहीं रहता तो तब भी आपको मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आगे लगभग पक्का लगाइएगा हमेशा। तो ये हमारे जो जीव कितने हैं हमारे पास, लगभग 90,000 प्रजातियाँ हमारे पास मिलती हैं, अलग अलग टाइप के जो जीव हैं। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति है। हमारे पास तो 2000 से ज़्यादा पक्षियों की अलग अलग टाइप की प्रजाति है। देखिए कितनी ज़्यादा जैव विविधता है।
यह कुल विश्व का 13% है। 13% प्रजातियाँ तो अलग अलग हमारे पास ही हैं। जो मछलियाँ हैं हमारे पास कितनी है, 2546, ठीक है। इतनी प्रजातियाँ अलग अलग मछली की हमारे पास है, जो विश्व का 12% है, ठीक है। अब भारत में जो है अलग अलग टाइप के जो है हमारे पास में जीव पाए जाते हैं, जैसे उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी जीव। ये अलग अलग टाइप होते हैं। जीवों में भी हमने अलग अलग टाइप कर दिया, जैसे स्तनधारी वो होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। उसके बेस पे हमने सारे अलग डिवीज़न कर लिया। उभयचर के हिसाब से हमने अलग कर लिया, और सरीसृप के हिसाब से जो सांप हैं रेंगने वाले, इस तरह से अलग अलग डिवीज़न कर लिया है हमने। तो उसकी जो हमारे पास भारत में प्रजाति कितनी है, भारत में विश्व के 5 से 8% तक, 5 से लेकर 8% के जो हमारे पास अलग अलग सांपों के स्तनधारी उभयचर जीव हमारे पास मिलते हैं, ठीक है। स्तनधारी जो जानवर है उसमें हमारे पास हाथी जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पाया जाता है, ये असम और कर्नाटक के जो उष्ण और आर्द्र वन होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे याद करती जानी कि कौन से जो हमारे जीव हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, एक सींग वाला गैंडा मैंने आपको भी पहले बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आया है। एक सींग वाला गैंडा जो है अन्य जानवर, ये कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में और असम के दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। कच्छ के रन तथा थार के जंगली जो गधे वगैरह हैं, मतलब जो जंगली गधे और ऊँट हैं, वो कच्छ के रन में और थार में, ये 2 जगह हैं गुजरात की, वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। जिनकी संख्या अब दिन पे दिन कम हो रही है, कच्छ के रन में और थार, ठीक है। ये 2 जगह है। भारतीय भैंस जो है और छोटा मृग वगैरह, ये सारी अन्य अन्य प्रजातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे भारत में जो है बहुत सारे बंदर की भी प्रजातियाँ हैं। हम सोचते हैं भाई बंदर है, एक ही यही बंदर है, लेकिन बंदर में भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे आप एक आम देखते हैं, लेकिन आम में भी आपने देखा है कितने सारे आम होता है, लंगड़ा आम, इस तरह से अलग अलग नाम होते हैं। तो एक आम में भी देखिए कितनी सारी प्रजातियाँ हैं। तो उसी तरह जो हमारे पास बंदर वगैरह है उसमें भी बहुत सारी हमारे पास प्रजातियाँ हैं। भारत विश्व का एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पे शेर और बाघ दोनों है। कोई बच्चा समझता होगा कि शेर और बाघ एक ही है, लेकिन बच्चे अलग है। एक लॉयन है, एक टाइगर है। और भारत विश्व का एक अकेला देश है जहाँ पे दोनों ही पाए जाते हैं। हमारे पास बाघ भी मिलेंगे आपको, शेर भी मिलेंगे। शेर मुख्य रूप से कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, वो हमारे गुजरात के गिरी जंगल है, वहाँ पे जो है शेरों का मुख्य आवास माना जाता है, ठीक है, क्योंकि शेर वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो हमारा बाघ होता है, बाघ कहाँ पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पे कह सकते हैं। और सुंदरवन और हिमालय के जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे बाघ देखते हैं। हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं उनकी जो त्वचा कहेंगे हम, वो बहुत ज़्यादा ठंड को सहने वाली होती है, कठोर जलवायु में रहने योग्य होती है। ये क्यों, जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्हें भाई ठंड में रहने के लिए उनकी जो है इसी तरह से बनाई गई है उनकी त्वचा, उनकी स्किन भगवान ने, कि भाई वो कठोर जलवायु में सर्वाइव कर सके। अगर उनकी स्किन इतनी मोटी नहीं होगी तो वहाँ पे रहेंगे कैसे, उन्हें तो कोई कपड़े जाके देगा नहीं इंसानों की तरह। तो इसी तरह वो बनाए गए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि लद्दाख के बर्फीली जो ऊंचाइयाँ वगैरह क्षेत्र है वहाँ पे कौन रहता है, याक का जितना वज़न कितना है, उसका 1 टन, ठीक है, 1 टन वज़न है। इतना ज़्यादा वज़न होने के बाद भी वो रहता है वहाँ पे और बिल्कुल अच्छे से ठंड में रह लेता है, उसे कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती। और जो हमारा याक होता है कैसा दिखता है, गुच्छेदार सिंह की तरह, बैल जैसा दिखाई देता है, अगर हम उसे देखने पे आधार पे जज करें। और उसका वज़न कितना बता दिया है, 1 टन बता दिया है। तिब्बत में क्या है, हमारी जो भेड़ है, तिब्बत में जो बारहसिंगा है, बारहसिंगा हो गया हमारा तिब्बत का, भारत की नीली भेड़ हो गई, ये सारे जो है जानवर वहाँ पाए जाते हैं। जंगली भेड़ की ये सारी चीज़ें हमारी कौन सी, ये सारी जो है हमारे जानवर हमारे तिब्बत के बताए गए हैं, बता दिए गए। कहीं कहीं लाल पांडा भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने देख लिया। अगर हम ठंडे इलाकों की बात करें तो ठंडे इलाके में हमें सबसे पहले लद्दाख है। लद्दाख में कौन पाया जाता है, याक पाया जाता है, ठीक है। इसका वजन जो है 1 टन होता है। उसके बाद तिब्बत का बता दिया, तिब्बत में हमारा बारहसिंगा होता है। भारत की जो है नील भेड़ जिसे कहते हैं, नील भेड़ भी हमारी जो है तिब्बत में पाई जाती है, बारहसिंगा पाया जाता है और कियांग पाया जाता है, ठीक है। कियांग क्या है, तिब्बत का एक जंगली गधा है। जो गधे हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं।
उसके आगे हम देखते हैं कि जो नदियाँ हैं, नदियों की भी जो है उसमें कौन कौन से रहते हैं, मगरमच्छ, कछुए और घड़ियाल वगैरह, ये सारे भी पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में हम इन सब चीज़ों को भी देखते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। तो आपने देख लिया, जो घड़ियाल है मगरमच्छ की प्रजाति का ही है, लेकिन ये ऐसा है जो मतलब पूरे विश्व में भारत में केवल पाया जाता है। भारत में अलग अलग टाइप के रंग बिरंगे जो है पक्षी वगैरह भी हैं। कौन कौन से हैं? बतख है, तोता है, मैना है, सारस, कबूतर, तो कितने सारे अलग अलग, बिल्कुल बतख तो सफ़ेद है, तोता हरा है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग रंग बिरंगे हमारे यहाँ पे पक्षी भी हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कलर के या कुछ ही प्रजातियाँ, हमारे वहाँ पे इतनी सारी प्रजातियाँ हैं। तो इसी तरह पे हम देख सकते हैं कि कुछ पक्षियों की प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। बहुत सारे वन, अलग अलग वनों में रहते हैं ये लोग अपने हिसाब से। तो ये सब तो हमने देख लिया कि क्या हमने दो चीज़ें मतलब इसमें समझ ली। अब हमें समझना है कि प्रकृति से मिलने वाले क्या फ़ायदे हैं हमें। ठीक है, हमने प्रकृति का देख लिया कि प्रकृति में इतनी सारी विविधताएं हैं, वनों के आधार पे भी और जीवों के आधार पे भी। अब इनका हमें कैसे फ़ायदा मिलता है? पहला है कि जो जानवर है हमारे, वो क्या करते हैं? बोझा ढोते हैं, कृषि कार्य में हमारी सहायता करते हैं, यातायात के भी साधन होते हैं हमारे। ठीक है, तो एक ही पॉइंट के अंदर आप तीन चीज़ बिल्कुल आ गई है कि बोझा ढोने में हमें हमारी सहायता करते हैं, कृषि में भी करते हैं। जो कृषि में हमारे कितनी अच्छी तरह से बैल सहायता करता है। बोझा ढोने के लिए हम आज भी घोड़ा गाड़ी का यूज़ कर लेते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि घोड़े में बिल्कुल सामान लाद के ले जा रहे हैं या गधे पे लाद के ले जा रहे हैं। कई जगह पे भैंस के ऊपर भी बैलगाड़ी वगैरह, इस तरह मतलब गाड़ियाँ वगैरह बांध दी जाती है, बैल के ऊपर बांध दी जाती है। तो इस तरह से क्या है, वो बोझा ढोने के काम भी आ जाता है। ठीक है, और कृषि में भी सहायता करता है। बोझा ढो रहा है तो यातायात का साधन भी बन रहा है। वो हमारे मांस और अंडे वगैरह भी हमें प्रोवाइड कर देते हैं। दूध से हम जो है दूध पी के अपना आहार वगैरह करते हैं। गाय से हमें दूध मिल जाता है, मांस भी हम खाते हैं, अंडे भी हमें मिल जाते हैं, मछलियाँ जो हमारे पौष्टिक आहार बनती हैं। इस तरह से जो हमारे पूरी पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, तो उसमें क्या है, हर टाइप के हमारे जीव जंतु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी हमारे जीव जंतु नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पारिस्थितिक का तंत्र बिगड़ जाएगा। यहाँ पे हम भी नहीं रह पाएंगे जानवरों के बाद। धीरे धीरे आज जानवर ख़त्म हो रहे हैं, उसके बाद हम भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारे कीड़े मकोड़े, जो हम सोचते हैं कीड़े मकोड़े किसी काम के नहीं है, वो कीड़े मकोड़े भी आज हमारे कितने काम के। बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो हमारे फलों में या वनों में हमारे जो है सहायता करते हैं। ठीक है, जो हाँ, ऐसी कि आप आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे सांप है। तो सांप क्या है, हमारे लिए तो ऐसे हानिकारक है, लेकिन ये किसान के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ये क्या करता है, जो भी चूहे वगैरह होते हैं उसकी फसलों को खाते हैं। ये सांप अगर फसल में आता है तो फसल को तो कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन वो सांप जो होता है वहाँ के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह होते हैं, उन्हें खा लेता है। तो ये एक ना प्रकृति का नियम ही है कि कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, इससे किसी की हेल्प हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो हर चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर किसी का होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए सांप की प्रजाति खत्म हो जाए तो कितने ज़्यादा चूहे हो जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए। अब पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन, तो वही चीज़ें जो मैंने आपको अभी पीछे समझाई है, वही बात है कि अगर कोई भी एक चीज़ नष्ट हो जाएगी, कोई भी एक प्रजाति अगर नष्ट हो जाती है, पारिस्थिति में असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से आज वो लोग मर रहे हैं, फिर कल हम भी मरेंगे। तो अब क्या है, ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो रही है? लालच की वजह से। इंसान का जो है लालच बढ़ता जा रहा है, व्यापारियों का इतना ज़्यादा लालच बढ़ गया है व्यवसाय के लिए, तो अधिक से अधिक शिकार वगैरह करते रहते हैं, बिल्कुल जानवरों के पीछे पड़े हुए हैं। एक तरह से यही कह सकते हैं हम। तो हिरण का जो है शिकार होते जा रहा है, शेर का शिकार हो रहा है, बाघ का शिकार हो रहा है। इस तरह से जो हमारे वहाँ पे सबसे पहले ज़्यादा बाघ पाए जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे बाघों को मार दिया गया है कि हमें बाहर से ला के प्रिजर्व करने पड़ रहे हैं हमारे वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, एक टाइम पे बाघ पूरे वर्ल्ड में हमारे वहीं पर सबसे ज़्यादा थे। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसकी वजह से हो रही है? इंसान की वजह से हो रही है, और इसमें पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा हो रहा है। जो ये असंतुलन हो रहा है, इसकी वजह से लगभग हमारी जो 13 पादप जातियाँ हैं वो नष्ट हो चुकी है। पादप मतलब जो हमारे, हम कह सकते हैं पेड़ पौधों वाली जो जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हमारी, वो 13 जो है संकट में है, और 20 जातियाँ जो है नष्ट हो चुकी है, और बहुत सारी जो है संकटग्रस्त में। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कितना बुरा हाल चल रहा है। विदेशी प्रजातियों के प्रवेश, जो एक कारण ये भी कह सकते हैं हम कि विदेशी प्रजातियों का प्रवेश होता जा रहा है।
मान लीजिए जो फसल कहीं और उगती है, हम उसको अपने वहाँ पे उगाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, हम अपनी कृषि को विनाश करते जा रहे हैं। भाई वो वहीं के वातावरण में उग रही है, नई फसल है, नहीं उग रही है, तो हम क्यों उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हम अंधाधुंध कटाई वगैरह करते रहते हैं, अपनी परिस्थिति को बर्बाद करते रहते हैं, विदेशी प्रजातियों की जो है फसलें वगैरह ये उगाने की कोशिश करते रहते हैं। अब क्या सरकार ने इस पे अपने कदम उठाए, बहुत सारे, सरकार भी ये सारी चीज़ों को देखती है और उस पर कदम उठाए। ऐसा नहीं है कि सरकार चुप है। सरकार ने क्या है, देश में 18 जीवमंडल आरक्षित किए गए, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने जीवमंडल का मतलब यही है कि प्रिजर्व करके रखा है किसी न किसी चीज़ को। कहीं पे जो है जानवरों को रखा है, कई पक्षियों को रखा है, इस तरह से प्रिजर्व करके रखी गई चीज़ें। तो 10 तो इसमें से सुंदरवन है, ठीक है। और बाकी कुछ अलग अलग जगह के नाम है, जैसे नंदा देवी, पंचवटी, मनार की खाड़ी, नीलगिरी। तो ये सारे अलग अलग जगह के हमारे जीवमंडल हैं, ठीक है। इसको कितने हमारे वहाँ पे जीवमंडल, 18 जीवमंडल आरक्षित किए गए। सन 1992 में क्या है, भारत सरकार ने पादप उद्योग के वित्तीय तथा तकनीकी सहायता की योजना बनाई। जो हमारे पादप उद्योग होते हैं, यानी जो कृषि वगैरह से संबंधित हमारे उद्योग है, पेड़ पौधों इनसे संबंधित जो उद्योग है, उसमें सरकार ने क्या वित्तीय सहायता देने की और तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई थी 1992 में, ताकि कम से कम फसलों का जो है हाश कम हो, ठीक है, इसलिए किया गया था। अब जो है जो हमारी पौधे वगैरह हैं उनके संरक्षण के लिए तो सरकार ने नियम वगैरह बना दिए, इस तरह कर दिया। अब जो है बाघ, शेर वगैरह, इनका भी जो है दिन पे दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि मार के बिल्कुल खाना या फिर उनकी खाल वगैरह के लिए उन्हें मारना, इस तरह से कर दिया गया है। तो उसके लिए भी संरक्षण के लिए सरकार ने उस क्षेत्र में कदम उठाए। जैसे शेर के संरक्षण के लिए कदम उठाए गए हैं, जो है एक सींग वाला गेंडे के लिए कदम उठाए गए हैं। यहाँ तक कि भारतीय भाषा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन के लिए भी कई योजनाएं बनाई हैं, ठीक है। इसके लिए क्या क्या किया है सरकार ने, नेशनल पार्क बहुत सारे प्रिजर्व किए गए हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य किए गए हैं, कई जगह पे चिड़ियाघर बनाए गए हैं, ताकि वहाँ पे कम से कम जानवर रहें, खुशी से रहें, कोई उन्हें मारे ना, इसलिए ये सारी चीज़ें की गई। तो कितने नेशनल पार्क है, 103 है, ठीक है। और वन्य प्राणी अभ्यारण्य कितने हैं, 535 है। आपको ये याद रखना है, एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ बच्चे, कि जो हमारा वन्य प्राणी अभ्यारण्य है उस ये हमारे ये धीरे धीरे संख्या जो है बढ़ रही है। और जो हमारा पहला नेशनल पार्क था, ठीक है, वो कौन सा है, उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो पूरे देश का सबसे पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। उससे पहले उसका जो है नाम भी चेंज हुआ है, हेली नेशनल पार्क कहा गया था, ठीक है। जब शुरुआत में वो खोला गया था, सबसे पहले हमारे देश का जो है सबसे पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। तो उसे सबसे पहले हेली पार्क बोला गया था, ठीक है। उसके बाद में उसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दिया गया। तो एक एक्स्ट्रा में आपको चीज़ बताइए मैंने। तो इसी के साथ हमारा जो है बच्चे चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आपको थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। अगर मेरी स्पीड तेज़ हुई हो तो आपको पूरी तरह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एकलव्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट कहीं पे भी रह गया हो बच्चे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।